गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हम क्या करने जा रहे थे। हम शट डाउन एंड कंटिन्यू ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, शट डाउन एंड कंटिन्यू डिसीजन की बात कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हम हाफ टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, और जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आज वाला तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज़ पहले जाकर पहले वाली वीडियो देख कर आओ। 10 मिनट की होगी मुश्किल से, और उसको जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको आज वाली समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो टॉपिक था उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि शट डाउन एंड कंटिन्यू डिसीजन लेते वक्त सबसे पहले तो हम अपने लॉस को देखते हैं कि किस तरीके का लॉस हम सफ़र कर रहे हैं, कि हमारी डिमांड नीचे गिर रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाती है, हाई रेट ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ जाते हैं, और मिस मैनेजमेंट हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता किस तरीके से क्या हो रहा है। तो ऐसे केस में जब एक बिज़नेस कंटिन्यूस लॉस को सफ़र करता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि यार इस बिज़नेस को या तो मैं शट डाउन करूं या फिर मैं इसको कंटिन्यू करूं, क्या करूं मैं। ठीक है, तो वो डिसीज़न हम सोचते हैं, वो ऐसे तो हम नहीं लेते, थोड़ी बहुत तो हम कुछ करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा दिमाग अब कुछ इतना ज़्यादा नहीं चलता, और यहाँ पर ना हम सोचने लग जाते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरे बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करें, या फिर पूरे के पूरे बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करें, या एक पार्ट को डिसकंटिन्यू रखें और डिसकंटिन्यू कर दें और कुछ पार्ट को चला ही रखें। तो क्या कुछ करते हैं हम, ये गाथा हम आज वाली वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये, अगर बिज़नेस का कोई पार्ट, मतलब कि कोई यूनिट, कोई डिपार्टमेंट या एक्टिविटी वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, और अब बिजनेस इज कंटिन्यू, और जो बाकी का बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता है विद रिड्यूस लेवल ऑफ एक्टिविटी। कहने का मतलब अगर आपका एक डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट आपने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, आपके 3 डिपार्टमेंट अभी भी कंटिन्यू हैं, तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं कहोगे। ये सीधा सीधा आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि अगर ऐसा होता है कि आपका एक बिज़नेस जो है, आपका एक पार्ट आपका चल रहा है, एक पार्ट आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है, और वो बिज़नेस आपका इंटरकनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो, इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है, अगर वो ऐसा है तो आप ऐसे केस में आप डिसकंटिन्यू नहीं मानोगे। अगर आपके एक बिज़नेस को लॉस हो रहा है और दूसरा बिज़नेस अच्छे से चल रहा है, तो आप जो वो लॉसेस हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट द दूसरे जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कहने का मतलब है 2 बिज़नेस है ए और बी, ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक बिज़नेस में लॉस हो गया और उसको आपने शट डाउन कर दिया, ठीक है, अब आप बी जो है वो प्रॉफिट कमाता जा रहा है, तो जो ए बिज़नेस का लॉस था वो आप बी बिज़नेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ भी कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जो इन द फॉलोइंग केसेस इट कैन नॉट बी सेड दैट अ बिजनेस हैज़ बिन डिसकंटिन्यू। कुछ ऐसे केसेस मैं आपके सामने आज रिवील करने वाली हूँ, 3 केसेस जहाँ पर आपका बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं माना जाएगा, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये डिसकंटिन्यू है बट वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। नंबर 1, व्हेन द बिजनेस ऑफ एन एसएससी हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन प्रीमिसेस टू अनदर, और फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, और फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अगर आपका बिजनेस, बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से जो मैं बहुत कह रही हूँ, अगर आपका बिजनेस, आप एक एसएससी और आपने अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लिया एक प्रीमिसेस से दूसरे, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया, या फिर एक मार्केट से दूसरी मार्केट में शिफ्ट कर लिया, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट कर लिया, तो ऐसे केस में आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं मानोगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर वन और द अदर डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस हैज़ बीन क्लोज डाउन। आपका एक या दूसरा डिपार्टमेंट क्लोज डाउन हो भी जाता है तब भी आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं मानोगे। एग्जाम्पल ही लेते हैं कि एसएससी जो है वो बिज़नेस चला रहा था, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ रनिंग टी प्लांटेशन, मतलब टी की प्लांटेशन का बिजनेस चला रहा था, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी एंड सेलिंग द टी, और उसका बिजनेस चला रहा था। मैन्युफैक्चर ऑफ टी डिसकंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए जो टी मैन्युफैक्चर वो कर रहा था वो डिसकंटिन्यू होगा। मशीनरी यूज इन मैन्युफैक्चर लीज आउट बट एम्प्लॉयज़ रिटेन, जो मशीनरी थी उसको तो लीज आउट कर दी, मतलब जो मशीनरी वहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी ना मैन्युफैक्चर वाली, वो तो किसी को दे दी, और एम्प्लॉय वहीं पर रिटेन रहे। एसएससी कंटिन्यू रनिंग ऑफ टी प्लांटेशन एंड सेलिंग ग्रीन टी। अब एसएससी यहाँ पर क्या काम कर रहा था, टी प्लांटेशन का काम कर रहा था और हरी पत्तियां ही बेच रहा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट तो उसने हटाई दी थी। तो यहाँ पर बिजनेस हैड नॉट बीन डिसकंटिन्यू, तो बिजनेस को आप डिसकंटिन्यू नहीं मानोगे। लॉसेज इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। जो लॉसेज आप इनकर्ड कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, क्योंकि आपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रख रखा, तो आपको लॉस तो हो रहे हैं, उनको आप दूसरी एक्टिविटीज़ में के पास कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और सेट ऑफ भी कर सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए, जब आप अपने बिजनेस को शिफ्ट कर देते हो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, एक मार्केट से दूसरी मार्केट पे, एक सिटी से दूसरी मार्केट, तब भी आपका डिसकंटिन्यू नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, जब आपकी 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, किसी भी तरीके के आपके अंडरटेकिंग्स एंड उनमें से एक बंद हो जाती है, तो आप उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और सेट ऑफ भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है,
थर्ड पॉइंट सुनो मेरी बात ध्यान से। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब एक बिजनेस वैन द बिजनेस वेयर द बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कैरिड ऑन इन इंडिया, वो इंडिया में चलाई जा रही थी, इज डिसकंटिन्यूड इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में वो डिसकंटिन्यू हो गई। वो क्यों हुई? बाय रीजन ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, बिल्डिंग वगैरह, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर ओन्ड बाय द एसएससी and used for the purpose of such business and such business is re-established, reconstructed, renewed by the SSC within 3 years। कहने का मतलब है भाई वो बिज़नेस आपका जो आराम से अच्छे से चल रहा था, वो जो बिज़नेस है वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी ना किसी वजह से, ठीक है, बट वो दोबारा से 3 ईयर्स के अंदर अंदर वो दोबारा से री-एस्टाब्लिश हो गया, रिकन्स्ट्रक्ट हो गया, रिवाइव्ड हो गया। तो ऐसे केस में जब वो बिज़नेस जो था वो डिसकंटिन्यू था, वहाँ पर जो उसने लॉस इनकर करे उनको आप सेटअप भी कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, पीजीबीवी की इनकम से जब जब कमाने लगो। तो मेरे बात आपको 3 बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये बातें बिल्कुल इतनी आसान से समझ में नहीं आती हैं। दोनों वीडियो इसकी सेट ऑफ वाले की ना, दोनों वीडियो कौन सी की, शटडाउन और कंटिन्यू डिसीजन की, दोनों वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कि जो लॉस है वो कैन बी सेट ऑफ बाय द सेम पर्सन हु हैज सफर्ड द लॉस इन दिस कनेक्शन, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नथिंग। कह रहा है कि हम ये बात सोचते हैं कि अगर जो लॉस है वो सेट ऑफ वही पर्सन करेगा जो सफ़र कर रहा लॉस, लेकिन कई बातों में ये जो पॉइंट्स हैं वो आपकी ऊपर वाली जो बात मैंने अभी बोली है ना, इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं है इस बात की। समझ में आई बात? वो कौन सी? नंबर 1 अगर केस हो ऐसा वेयर सक्सेशन टेकन प्लेस बाय इनहेरिटेंस, द लॉस इनकर्ड बाय द फादर इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय हिज सन। कह रहा है कि एक बेटा है, उसके पापा हैं, ठीक है, बेटे के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनके पापा नहीं रहे अभी इस दुनिया में, अब नहीं रहे तो पापा के टाइम पर, जब पापा उस बिज़नेस को चला रहे थे, उस टाइम पर वो बिज़नेस में लॉस कर गए थे। अब देखो, अब पापा नहीं रहे तो अब बेटा उस बिज़नेस को संभाल रहा है। अब बेटा वो डिडक्शन ले सकता है जो उनके पापा ने लॉस कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि अगर पापा अभी होते, उनके पापा अगर अभी होते तो वो उसके लॉस को सेटअप भी करते एंड कैरी फॉरवर्ड भी करते। सेम वे में यहाँ पर बच्चे ने नहीं किया, उसके बेटे ने नहीं किया वो लॉस, पापा ने किया है, फिर भी वो जो बेटा है वो उस लॉस को क्या करेगा, वो उस लॉस को सेटअप भी कर सकता है एंड कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है आगे वाली इनकम से। समझ में आ गया ये पॉइंट? तो इसमें वो जो ऊपर वाली बात थी कि आप जो लॉस सफ़र कर रहा है वही लॉस सेटअप कर सकता है, ये वाली बात झूठी हो गई। समझ में आई बात? बी पॉइंट क्या कह रहा है? बी पॉइंट कह रहा है कि एक एसएससी है, उसने ट्रांसफ़र कर दिया बिजनेस अपने स्पाउस के नाम पर या माइनर चाइल्ड के नाम पर। कहने का मतलब है स्पाउस, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ जो है वो आपका आपकी स्पाउस है, और अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड आपका स्पाउस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एसएससी है, वो ट्रांसफ़र कर देता है एक प्रॉपर्टी, एक बिज़नेस अपने स्पाउस या अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर। तो यहाँ पर जब आपको पता है, आपने वहाँ पर जब क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर मैंने कराया था, वहाँ पर आपने ये डिस्कस कर ही लिया था, आपने समझ ही लिया था कि ऐसे केस में जो आप ट्रांसफ़र है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो प्रॉपर्टी, उसी के हाथों में टैक्सेबल होगी। तो आपको इस बात का भी याद रखना है, जब टैक्सेबल टोटल इनकम उनके हाथ में है, तो अगर उनकी स्पाउस या उनके बच्चे कुछ नुकसान करते हैं तो नुकसान का भुगतान नहीं, सेट ऑफ भी वही पर्सन करेगा, वही एसएससी करेगा जिसने वो एसेट्स ट्रांसफ़र करी है, वो प्रॉपर्टी या वो बिज़नेस ट्रांसफ़र किया। समझ में आई बात? सी पॉइंट ध्यान से सुनो। सी पॉइंट कह रहा है वेयर 2 or more कंपनीज अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी, 2 या 2 से अधिक कंपनी अमलगमेट हो गई और एक नई कंपनी बना ली। द एसएससी मतलब अमलगमेटिंग कंपनीज एंड अमलगमेटेड कंपनी, अब एसएससी ये दोनों बन गई, एंड द बिजनेस आर नॉट द सेम एंड द लॉसेस सस्टेन्ड बाय अमलगमेटिंग कंपनी कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट अप बाय द अमलगमेटेड कंपनी। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ये लॉस जो है अमलगमेटिंग कंपनी का, वो कैरी फॉरवर्ड और सेटअप नहीं कर सकते हो आप अमलगमेटेड कंपनी को। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन जो 72A है वो प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन टू जनरल रूल, ठीक है। वो आप अमलगमेशन और मर्जर वाले चैप्टर में समझ लो। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना, 72A सेक्शन आपको परमिट नहीं करता कि अमलगमेटेड कंपनी जो है आपके बिजनेस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करे। समझ में आई बात? लास्ट पॉइंट है डी पॉइंट, वो क्या कह रहा है, वेयर देयर हैज़ बीन अ डी मर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग, डी मर्जर हो जाते हैं अंडरटेकिंग में, द एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन डायरेक्टली रिलेटेबल
to the undertaking transferred by the demerged company to the resulting company shall be allowed to carry forward and set off in the hands in the resulting company। यहाँ पे तो बहुत आसान है, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आराम से बता देती हूँ। अगर डीमर्जर का केस है ना, तो ऐसे केस में जो कंपनी डीमर्ज हो जाती है तो रिजल्टिंग कंपनी बाहर निकल कर आती है, तो रिजल्टिंग कंपनी पहले वाली कंपनी जो डीमर्ज हुई है उसके अंदर उसके लॉसेस को सेट ऑफ भी कर सकती है और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है। समझ में आई बात? उसके बाद ये क्या कह रहा है, इफ़ द अक्यूमुलेटेड लॉसेज और अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू अंडरटेकिंग। अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेज और अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है अंडरटेकिंग का, द सेम विल बी अपोर्शन बिटवीन द डीमर्ज्ड कंपनी एंड द रिजल्टिंग कंपनी इन द सेम प्रपोर्शन इन विच द वैल्यू ऑफ द एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर। मतलब जितना उसको ट्रांसफ़र किया गया है ना उतने के लिए वो उतना ही डिडक्शन ले सकती है। कहने का मतलब ये है जो अंडरटेकिंग उसने ले लिया है, रिजल्टिंग कंपनी ने अपने अंदर ली है, उसी अंडरटेकिंग का लॉस वो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। ये नहीं कि पूरी पहले वाली जो अलग थी उसकी भी ले लेगी। ठीक है, अभी ये लास्ट पॉइंट नहीं था, अभी 4 पॉइंट और रहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ई पॉइंट कह रहा है कि वेयर अ कंपनी इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी प्रोप्राइटरी कंसर्न इन सक्सीडेड बाय अ कंपनी विच फुलफिल द कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन 47 13th एंड 47 सबसेक्शन 14th। ठीक है, द accumulated losses and observed depreciation of predecessors firm proprietary concern shall be deemed to be the loss and unobserved depreciation of the successor company for the previous year in which the business recognition was affected। The provision of the act relating to set off and carry forward loss and unobserved depreciation shall apply accordingly। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ आपको। अगर ऐसा केस आ जाए ना, मतलब कहने का मतलब है आपके साथ कोई बिजनेस जो है वो आपके साथ जुड़ गया, ठीक है, अगर ऐसा जुड़ गया है आपके साथ अच्छे से जुड़ गया तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर उसका लॉस अक्यूमुलेट होता हुआ आ रहा है या अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। समझ में आई बात? अब फिलहाल जो सक्सेसर कंपनी होगी जिसके हाथ में अब कमान आ जाएगी उसको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एफ पॉइंट बोल रहा है कि वेयर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय HUF, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो इज ट्रांसफर टू द मेंबर ऑफ द फैमिली और ऑन पार्टीशन देर इज़ अ चेंज इन पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब कि वो जो फैमिली है उसके किसी मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि जब पार्टीशन हो गया तब अब वो अलग अलग हाथों में चली जाती हैं। द लॉसेस सफर्ड बाय द फैमिली इन इट्स बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ बाय द मेंबर आफ्टर पार्टीशन ऑफ द फैमिली। तो याद रखना यहाँ पर जो फैमिली का लॉस था उसको सेट ऑफ कोई मेंबर पार्टीशन के बाद नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। जी पॉइंट बोल रहा है कि वेयर अ पार्टनर लीव्स अ फर्म, अगर एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है रिटायरमेंट या फिर डेथ की वजह से, हिज शेयर ऑफ लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म जब दोबारा से फर्म नहीं बनती है तो उस फर्म के थ्रू कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं होता, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि लास्ट में जो है रिटायरमेंट और डेथ के बाद उसको पूरे अच्छे से उसको उस पार्टनरशिप का एंड ही आ जाता है। तो अब आप ये नहीं है कि उसका लॉस आगे वाली दोबारा से जो दूसरी नई पार्टनरशिप फर्म बने उसके साथ करोगे, ना 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 ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद आता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, और क्लोजली हेल्ड कंपनी माय डियर फ्रेंड्स कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाए ना, आप 51% वोटिंग पावर याद रखना। अगर उससे कम वोटिंग पावर आपके हाथ में आई है तो आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस नहीं कर सकते, बट अगर आपकी 51% से ज़्यादा वोटिंग पावर आपके हाथ में आ गई तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। वैसे यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ तक आप अपने अच्छे से करना, तीनों चारों वीडियो 5 जितनी भी वीडियो आ गई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप अच्छे से देख लो ताकि आपको यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।